अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों शेयर हो रहे हैं। प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट कर दे, कोई बता दे। ओके, थैंक यू बेटा। अच्छा बेटा, कल हम लोग वर्कडन की बात कर रहे थे। इस इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड कल हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ये एक ब्लॉक था, इसको हम पी से क्यू पे लेके जा रहे थे। तो एक बात इसमें जो लर्निंग हमने कल की थी कि जितनी भी फोर्सेस हैं, हर फोर्स का अलग अलग वर्कडन फाइंड किया जाएगा। अगर इस सिनेरियो के अंदर देखें तो ये वेट का कंपोनेंट है जो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्ट कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये अप्लाइड फोर्स है। तो अगर आप इन तीनों का अलग अलग वर्क डन फाइंड करें जैसे मैंने आपसे कराया था, तो पी से क्यू, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो पी से क्यू हो रहा है, तो जो डिस्टेंस के अलोंग फोर्स लग रही है वो 100 न्यूटन है। वर्क डन की डेफिनेशन भी यही थी कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल। तो बेटा यहाँ पर इस 100 को हमने, ये जो डिस्टेंस था ये 50 था, इससे मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स आया था। उसके बाद फिर हमने फ्रिक्शन का वर्क डन निकाला। फ्रिक्शन मैंने आपको 10 न्यूटन दी थी, तो 10 को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास ये फ्रिक्शन का वर्क डन आ गया। फिर हमने जो वर्क डन, जो हमारा वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके अगेंस्ट हमने वर्क डन फाइंड किया, यानी ये ग्रेविटी नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट का कंपोनेंट अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स है। तो ये इसको डब्ल्यू साइन थीटा को हमने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, तो वी गेट 850। उसके बाद अगर आप इन सारे वर्कडन्स को ऐड कर लें, यानी जो अपोजिट डायरेक्शन में है अप्लाइड फोर्स के, वो वर्कडन क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इनको आपने यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो टोटल वर्कडन आ गया। दूसरा तरीका ये था कि रिजल्टेंट फोर्स को अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड से मल्टीप्लाई करें तो भी आपके पास रिजल्टेंट वर्क डन आ जाएगा। ये हमारी कल की क्लास जहाँ पे एंड की थी, ये वहां पे हमने ये कंक्लूड किया था। आज हम लोगों ने जो सोचना है वो हमारे पास, पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो गैसेस हैं, तो गैस का वर्क डन, तो वर्क डन बाय एन एक्सपेंडिंग गैस कंसीडर करते हैं। तो बेटा ये गैस जो है ये एक्सपेंड कर रही है, और इसको हीट दी गई है, और इस वक्त
जो गैस का वॉल्यूम है वो V1 है, और ये बना A/H1, ये डिस्टेंस H1 है। इसके बाद ये पिस्टन मूव कर गया, एक्सपेंड किया इसने, ये इसने H2 कवर किया, तो ये इसका वॉल्यूम V2 है, एरिया इंटू H2। ये हमारे पास गैस की सिचुएशन है। गैस का जो प्रेशर है वो ये एक्ट कर रहा है, गैस का प्रेशर P, और यहाँ पे भी गैस का प्रेशर कर रहा है। अगर आप इसको सोचें तो इस वक्त ये एक्सटर्नली जो प्रेशर एक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और यहाँ इंटरनली गैस का प्रेशर है, दोनों एक बराबर। ये पिस्टन यहाँ जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, ये पिस्टन स्टॉप कर जाता है रुकना। यानी ये जो मैं काम यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, इस सिचुएशन के अंदर अब आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो आपके पास कांस्टेंट रहेगा, यानी प्रेशर ऑफ गैस इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। ये जो भी मैं यहाँ पे काम करूंगा उसमें ये चीज जो है याद रखने वाली है। नंबर 2, बेटा वर्क डन की डेफिनेशन क्या थी? वर्क डन इज इक्वल टू F इनटू S। तो अब बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर गैस कितना प्रेशर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो हम कहेंगे कि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो गैस जो फोर्स लगा रही है दैट इज प्रेशर ऑफ द गैस इनटू एरिया ऑफ द कंटेनर। तो F की जगह पर तो बेटा यहाँ पर आ गया प्रेशर इनटू एरिया। अब बेटा इसने डिस्टेंस कितना मूव किया? ये इनिशियली यहां से ये यहाँ जा रहा है, ये इनिशियली यहाँ था, यहां से ये पिस्टन यहाँ आ गया। जो इसने डिस्टेंस मूव किया वो डिस्टेंस ये S, ये डेल्टा H के इक्वल है। तो इसका मतलब S की जगह अगर मैं डेल्टा H लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा चेंज इन वॉल्यूम वुड बी V2 माइनस V1। तो V2 था हमारे पास एरिया इंटू H2, V1 था एरिया इंटू H1। तो एरिया कॉमन ले लें, H2 माइनस H1, A इंटू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा V। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मेरे पास P A डेल्टा H, तो ये बन जाएगा P डेल्टा V, या सिंपल P V2 माइनस V1। तो बेटा वर्क डन बाय द गैस जो है या ऑन द गैस, जब जैसे भी सोचें आप, इसमें क्या होगा बेटा? इसमें आपके पास जो वर्क डन है वो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम इसके इक्वल होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ये बहुत आसान सी डेरिवेशन है। ये पिस्टन यहाँ पे था, इस जगह पर यहाँ से गैस एक्सपेंड कर रही है, इस पिस्टन को मूव करा के ये यहाँ पे ले आई। जो डिस्टेंस इसने मूव किया S वो डेल्टा H के इक्वल है। इस कंटेनर का एरिया A है। तो बेटा ये जो इस पे गैस फोर्स लगा रही है वो हमने फाइंड की गैस के प्रेशर से, प्रेशर इनटू एरिया से। तो इस तरह से हमने ये सारी कैलकुलेशन की है, और गैस के प्रेशर की इक्वेशन हमारे पास आ गई, सॉरी गैस के वर्क डन की इक्वेशन आ गई कि वर्क डन बाय द गैस या ऑन द गैस जो भी सिचुएशन है वो इक्वेशन बनी W इज इक्वल टू P डेल्टा V। किसी का कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें। ओके, तो
अब बेटा सवाल करते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, वर्क डन ऑन द गैस, इसमें से कौन सा साइकिल होगा वर्क डन ऑन द गैस में? ये एक गैस है, इसका ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। इसमें प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में ये डिफरेंट स्टेजेस वर्क डन। याद, जब वर्क डन आए तो अब बेटा अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ए से स्टार्ट कर रहा है ये गैस, यहाँ ए से बी देखें तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और से डी में देखें तो वॉल्यूम, वहां पर वर्क डन ऑन द गैस होगा। तो बेटा अब वर्क डन ऑन द गैस अगर आप सोच रहे हैं तो वो आपके पास होगा सी डी पोर्शन के अंदर। तो बेटा अभी मैंने बताया पी डेल्टा वी। अब प्लीज इक्वेशन अप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ। सी डी पोर्शन को देखना है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है जहां, ये देखो वहां पर ये ऐसे ग्राफ हो गए एमसीक्यूज में। अब वर्क डन ऑन द गैस या बाय द गैस वो आपको कहेगा, तो फिर आप जो है इसको आपको नहीं पता लगना। तो जब गैस एक्सपेंड करेगी तो इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस है, जब गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वर्क डन ऑन द गैस है। अब पहले मैंने वर्क डन ऑन द गैस आपको कहा है फाइंड करके दो। तो वर्क डन ऑन द गैस के लिए आपने सी डी पोर्शन को देखना है। तो पी की वैल्यू आप यहाँ पर देखो, ये आ रही है 30। तो इसका जो वॉल्यूम है वो आपके पास ये 15 है और ये 5 है। तो 15 माइनस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 300 जूल्स। जी, वर्क डन बाय द गैस ए बी होगा, वर्क डन ऑन द गैस जो है सी डी होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो सी डी में वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो इस एरो को देखो, सी से डी जा रहा है, वॉल्यूम यहाँ से कम हो रहा है, 15 से 5 की तरफ जा रहा है। और ए बी में 5 से 15 की तरफ जा रहा है, एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर ऑन है, यहाँ पर सॉरी ऑन द गैस है, यहाँ पर बाय द गैस है। तो वर्क डन बाय द गैस फाइंड करें।
जी वो एक्सपेंशन थी ना बेटा, ये मैंने यहाँ पे लिखा था ना, एक्सपेंडिंग गैस की एक्सपेंडिंग के लिए हिसाब से। ठीक है। अब बेटा बाय द में 15, 15 माइनस बन गया बेटा 150 जूल्स। सही है, तो गलत तो नहीं किया मैंने? जी। तो फॉर ए बी, फॉर ए बी हमने फाइंड कर लिया, ये ए बी था। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि यार बी टू सी वर्क डन कितना होगा, कोई मुझे बताए, बी टू सी यहाँ पर वर्क डन कितना होगा? जी इब्राहिम भाई, सही आंसर है आपका। जी, जी सी बी टी इन वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम वर्क आपके, और ठीक है, आवाज आ रही है बेटा? और स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, थैंक यू बेटा। तो अब आप गैस का वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, ऐसे एमसीक्यूज या P2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा हमें एक और कॉन्सेप्ट पे अब वर्किंग करनी है। C to D, C to D बेटा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना बेटा, तो C to D में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन ऑन द गैस है। तो प्रेशर यहाँ से रीड करो 30 है, तो 15 -5, तो ये आपके पास 300 आ गया।
ए टू बी में गैस एक्सपेंड कर रही है, तो ये 15 इसका प्रेशर है, तो 15 माइनस 5 10 आ गया, तो 150 जूल्स आ गया। तो बी टू सी में देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, डी टू ए देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क डन जीरो होगा। ठीक है सुभान। ये जो ओ लेवल्स में मैं कहता था कि बेटा जब भी किसी बॉडी पे वर्क डन होता है तो वहां पर चेंज इन एनर्जी आता है। अब उसका प्रूफ आज हम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। मैंने यहाँ पर एक स्फेयर कंसीडर की है। इस स्फेयर पे ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। इस फोर्स की वजह से इसके यूं समझ लें कि इसके पास इनिशियली स्पीड थी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू थी। इस पे मैंने और फोर्स लगाई, इसने एक्सेलरेट किया, पॉइंट बी तक इसने डिस्टेंस एस कवर किया, और यहाँ पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी वी है। एनी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में? किसी को कोई मसला है तो प्लीज बताइए। तो अब मेरे पास, मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो फोर्स अप्लाई की है ये कितना वर्क कर रही है। तो वर्क डन इज एफ इंटू एस। अब मैंने सोचा क्यों ना मैं एफ की वैल्यू फाइंड करूं। तो एफ एम ए के इक्वल होता है। फिर मैंने ये सोचा कि यार जो इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्यों ना मैं ये डिस्टेंस भी फाइंड करूं। तो अब मेरे पास इस सारी कैलकुलेशन में कहीं पर भी टाइम नहीं है। तो टाइम एलिमिनेटेड इक्वेशन काइनेमेटिक्स में थी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बेटा मैंने ये 2a को इधर शिफ्ट किया तो ये 1/2a, और ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। अब इस s की जगह पर मैंने 1/2a वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को पुट किया, और f की जगह मैंने एम ए को पुट किया। तो ये जो है हमारे पास सिचुएशन बन गई एम ए इंटू 1/2a वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बेटा ये a और ये a कैंसिल आउट हो गया, ये 1/2 यहाँ पे आ गया, और ये वाला m यहाँ आ गया। तो ये जो ब्रैकेट था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये यहाँ पे आ गया। तो ये आपके पास, इस ब्रैकेट को ओपन करें तो आपके पास ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो बेटा ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इससे फाइनल काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, आई होप सबको याद होगा काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है। तो ये v फाइनल वेलोसिटी है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। ये u इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। इसका मतलब जब भी हम किसी बॉडी पे वर्क डन करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी का चेंज आता है। ये हमने यहाँ पर सीखा, ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया। तो अब मुझे प्लीज अपना जो भी फीडबैक है वो बताइए इस पे। तो हमारे पास यही वो वजह है कि वर्क डन का यूनिट और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, क्योंकि वर्क डन हमेशा एनर्जी का चेंज कॉज करता है।
तो मेरा ख्याल है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं इसके सम्स बाद में सॉल्व कराता हूँ। फिलहाल तो मैं जो है इसको एनर्जी को डिफाइन करूं, काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करूं, पोटेंशियल एनर्जी को। ये थोड़ा सा ओ लेवल्स वाला काम है बेटा, लेकिन करना पड़ेगा। तो ये बेटा एनर्जी की डेफिनेशन थी। किसी भी बॉडी की ये कैपेसिटी कि वो दूसरी बॉडी पे वर्क कर सकती है, इसको आप क्या कहते थे? इसको आप एनर्जी कहते थे। मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये हमने ओ लेवल्स में डिस्कस किया हुआ है। अभी जो मेरा राइट नाउ कंसर्न है, जो मैं इंटरेस्टेड हूँ जिसमें, वो है काइनेटिक एनर्जी में। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा। किसी भी मूविंग बॉडी के पास जो एनर्जी होती है, उसको आप लोग काइनेटिक एनर्जी कहते थे। ठीक है। अब बेटा इसके लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m is the mass and v is the speed or velocity। ठीक है। तो इसका सही सिंबल लिख दूं मैं। ये एक स्फेयर है पोजीशन ए पे, इसका मास है m। ये यहाँ पे रेस्ट पे रखी हुई है। इस पे ये मैंने फोर्स लगाई, इस फोर्स की वजह से ये मोशन में आ गई, इसने इसके अंदर एक्सेलरेशन आई, इसने डिस्टेंस कवर किया। यानी मैंने इसके ऊपर क्या किया? वर्क किया। तो वर्क हो गया एफ इंटू के इक्वल। एज वी नो, अभी मैंने जैसे आपको बताया था, एफ किसके इक्वल होता है? एम ए के इक्वल होता है। और अगर आप इसका एस फाइंड करना चाह रहे हैं तो 2as v² माइनस u²। तो u तो 0 है क्योंकि ये रेस्ट पे है स्फेयर। तो ये बन गया 2as v²। और अगर आप s को सब्जेक्ट बनाए तो बनेगा 1/2a इंटू v²।
तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ रखते हैं। एफ की जगह एम ए आ गया और एस की जगह 1/2 a v² आ गया। तो ए और ए से कैंसिल आउट हो गया। तो व्हाट इज लेफ्ट, 1/2 m v² इज इक्वल्स टू दैट वर्क डन विच इज द काइनेटिक एनर्जी। तो इसके ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है इस बॉडी में वो वर्क डन के इक्वल है। और वर्क डन किसके इक्वल है, एफ इंटू एस के। तो यहां से हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव की है, दैट इज 1/2 m v²। ये बेटा डेरिवेशन सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो एनर्जी है तो वो वर्क डन के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं जो भी आपने वर्क डन किया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पे वर्क डन कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्लीज अगर किसी के जहन में इस डेरिवेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए। अब बेटा नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी पे वर्क डन करें, उस वर्क डन की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दिस इज द स्टोर्ड एनर्जी विद इन द ऑब्जेक्ट। इसकी जो फेमस फॉर्म्स हैं हमारे पास, उन फेमस फॉर्म्स में सबसे पहली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। सेकंड बेटा हमने स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर होती है। तीसरी बेटा हमारे पास आएगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा स्ट्रेन या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैं डिफॉर्मेशन में पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो एबिलिटी ऑफ अ मास to do work due to change of its position
in an attractive field of gravity, attractive field of a planet या attractive field of gravity कह लें भारत। इसकी एक और डिस्क्रिप्शन भी बनती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ मास ड्यू पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, सबसे फेमस आप दोनों से भी याद कर लो। तो ये हमने यहाँ डिविजन करनी है। इंटरनेट का बेटा प्रॉब्लम हो रहा है ये भारत। जी स्क्रीन शेयर हो रही है। बेटा स्टॉर्म फाइबर ही यूज कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, फिर चली गई। एक मिनट। अच्छा बेटा एक मिनट, अब प्लीज चेक करें स्क्रीन शेयर हो रही है। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मास ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने यहाँ पर एक इसको कंसीडर किया है, एक मास को, एक बॉडी को जिसका मास m है, दैट इज एट पोजीशन ए। इसको पोजीशन ए से हम पोजीशन बी पे लेकर जा रहे हैं। अब बेटा इस डेरिवेशन की जो इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर इसको जब ए से बी पे लेके जा रहे हैं तो द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो वेलोसिटी को आपने कांस्टेंट रखना है, यानी एक्सेलरेशन जीरो होगी। देयर शुड बी द अनबैलेंसिंग फोर्स शुड बी जीरो, क्योंकि ये जो इक्वेशन हम ड्राइव कर रहे हैं इसकी जो एक्चुअल फॉर्म है वो नेक्स्ट ईयर A2 में आप जाके करेंगे। ये तो एक तरह का यूं समझ लें अप्रोक्सीमेशन है। बहरहाल कंडीशन ये है कि आपके पास वेलोसिटी जो है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो जब ये मास ए से बी पे मूव करके जा रहा है ऊपर, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो h के इक्वल है। अब बेटा यहाँ पर जो इस मास पे वर्क डन करेंगे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और वर्क डन की इक्वेशन है F इंटू एस। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि इस मास को जब मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो इस पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ बेटा, जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो अप्लाइड फोर्स मेरी अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। और जो इस मास का जो वेट होगा mg, दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर नेट फोर्स आप फाइंड करें तो आप कहेंगे नेट फोर्स वुड बी अप्लाइड फोर्स माइनस
weight mg, but the acceleration is 0, so that means the net force is 0. तो एक्सेलरेशन क्यों 0 है? क्योंकि मैं इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहा हूं, तो मैंने नेट फोर्स को 0 रखा, तो मेरी अप्लाइड फोर्स माइनस mg आ गया। तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू mg के इक्वल है। तो यहां पर जो ये फोर्स है ये आ गया mg, और बेटा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज h। तो s की जगह पर मैंने h को रिप्लेस कर दिया। तो जो हमने यहाँ पे वर्क डन किया जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास ड्राइव हो गई, दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, या इन अदर वर्ड्स वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट गेन। कोई मसला इसमें? चलो, किसी को कोई इशू नहीं है? आई होप मेरी आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। चलो जी। तो बेटा बेटा एनर्जी होता है ना, वर्क डन तो चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा। तो एनर्जी तो कोई भी फॉर्म में जा सकती है ना। ठीक है यार। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। अब हमें यहाँ पर मैं एक इंक्लाइन डाल लेता हूँ। ये ब्लॉक है दैट इज बीन मूव्ड फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, मुझे बेटा वो प्रूव करने की, मुझे जो है, हमने ओ लेवल्स में एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में प्रूव किया था कि काइनेटिक लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या वो दोबारा से प्रूव करने की जरूरत है? तो सबको पता है मेरे ख्याल से। एक मिनट। चले यूं इसी पे कर लेते हैं यहाँ से। बेटा ये हमारे पास P से Q पे जा रहा है, सिचुएशन 1, फ्रिक्शन इज 0। तो ये जब P पे जा रहा है, P से Q पे जा रहा है, तो ये हाइट गेन कर रहा है H, हाइट H गेन कर रहा है। अब बेटा यहाँ पर तो आपको पता है ना, टोटल एनर्जी अगर आप सोचेंगे किसी की भी किसी पॉइंट पे, तो वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम है। तो अगर मैं आपको बोलूं पोटेंशियल टोटल एनर्जी एट पी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट क्यू, तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल एनर्जी एट पी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पी, पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी एट क्यू।
इस जगह पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम, इस जगह की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल बराबर होगा। अब बेटा ये यहां से यहां पर जो पी पर इसकी हाइट क्या होगी बेटा, यहाँ पे हाइट है 0 पी पे, तो इसका मतलब यहाँ पर पी पे पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। और मैं ये कह रहा हूं कि जब ये ऊपर पहुंचेगा टॉप पे तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी 0, तो इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपके पास 0 होगी। तो यहां से हमें एक पता लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू, यानी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये हमने ओ लेवल्स में आपको सिखाया था कि एक पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। अब बेटा ऐसी ही एक सिचुएशन बनाते हैं, तो उसमें आपको आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इस पॉइंट को ए कह लेते हैं, इसको बी। ये एक हमारे पास ब्लॉक है दैट इज मूविंग अपवर्ड, तो रफ सरफेस है, दैट मींस फ्रिक्शन इज, तो लेंथ, ये जो लेंथ है ये एस के। अब बेटा जो आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो इसको आपने सोचना है, कोई रट्टा नहीं लगाना, मैं आपको एक ट्रिक समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो आपको समझ में आ जाती है तो आपके सम्स सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएंगे। अगर आपने कंसीडर किया है इसे ए टू बी, अब आपने सिचुएशन में देखना है कि यार जब ये बी पहुंचेगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, तो बी पे पहुंच के इसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो ए पे कौन सी एनर्जी होगी, जी इसमें फ्रिक्शन है बेटा, ए पे कौन सी एनर्जी होगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें बेटा प्लस कर दें आप वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, जब ये ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा, तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो इसमें ऐड कर दें। ये एक आसान ट्रिक है। आपके पास जो सम होगा उसके अंदर आप कभी भी ट्रैप नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर ये ए से बी पे जा रहा है, तो यहाँ पर ए की जो आपकी डेस्टिनी है, वहां पर आप देखें जो एंड पॉइंट है वहां पे कौन सी एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का इनफेक्ट यहाँ पे गेन हो रहा है, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का इनफेक्ट लॉस हो रहा है, ऊपर जाएगा स्पीड कम होती जाएगी। साथ में बेटा जब ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन इसको कंटिन्यूसली रोक रही है, तो इसको एनर्जी का कुछ पोर्शन कंज्यूम करना पड़ेगा टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन, तो इसलिए वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन भी इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है जी, ये रफ सरफेस में हमेशा वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन आएगा। ये है ए टू बी। अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि ये अगर बी टू ए आ रहा है, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, अब ये बी से ए पे आ रहा है लाइक दिस, नीचे की तरफ आ रहा है, तो बेटा जो डेस्टिनी है एंड पॉइंट है वहां पर इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, और स्टार्टिंग पॉइंट पे कौन सी एनर्जी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें आपने प्लस कर दिया वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन को। सही है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, और अब हम जो है
पता नहीं मैंने पास्ट पेपर कहाँ रखे हैं। चले खैर, क्वेश्चंस हम कल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास जो है, ये पता नहीं मैंने पास्ट पेपर की कौन सी फाइल बनाई थी, अब मुझे नजर नहीं आ रही है। तो खैर, अब ये बेटा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हो गया। अब रह गया है पावर, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। पावर के साथ इसके फिर सवाल स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अब इसको यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर किसी के जहन में कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज मुझसे शेयर कर लें, मुझे बताएं तो मैं उसको एड्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको एंड कर दें। ओके बेटा, फिर एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।